नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक हमारा सर्वनाम है और सर्वनाम के अंतर्गत हमने किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, जिनमें पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा, दूसरा रहेगा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा रहेगा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, लास्ट रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम पे भी तीन भेद रहते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सभी टॉपिकों को हमने बारी बारी से पढ़ना है, बारी बारी से समझना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम होते क्या है। सर्वनाम हिंदी में कितने रहते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद रहते हैं, तो आप ध्यान रखना, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। ठीक है। जिनमें से अगर सवाल कभी ये पूछा जाता है कि जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के कितने भेद रहते हैं, तब आपका जवाब रहेगा 3 प्रकार के। ठीक है। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद रहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो सर्वनाम है हिंदी में, वो कुल कितने रहते हैं? वो रहते हैं आपके 11। और वो 11 कौन कौन से, उन सभी के ऊपर भी चर्चाएं करेंगे, उन सभी को भी जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम होते क्या है। तो सर्वनाम पर देखा जाता है कि जब संज्ञाओं के बदले या सभी संज्ञाओं के बदले जिस एक शब्द का प्रयोग होगा, उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। और सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सभी के नाम होता है। ठीक है, सभी के नाम। और सभी संज्ञाओं के बदले जब एक शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। लेकिन कैसे, पहले हमने ये समझना है। आप क्या करेंगे, 2 मिनट मेरे को समझने के लिए देंगे। ठीक है। वो कैसे? सपोज हमने क्या करना है, सपोज जैसे आप सभी लोग इधर आओ। ठीक है। ये कोई एक वाक्य है और मैंने या मेरे द्वारा या किसी के द्वारा भी किसी लोगों को बुलाए जा रहे हैं और वो लोग कितने हैं? 5 है। ठीक है। वो लोग कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो ये 5 है, उनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। ठीक है। उन्हें सभी के कुछ ना कुछ नाम होंगे। अगर उनके कुछ ना कुछ नाम है तो उसी नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। ठीक है। उसी नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। लेकिन सर्वनाम की परिभाषा किस प्रकार से है कि इन संज्ञाओं के बदले जिस शब्द का प्रयोग होगा उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। अब हमने समझना ये है कि जो ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन इस नाम के बदले केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद भी ये समझना है, अगर हमारे पास सर्वनाम नहीं होते तो किस प्रकार की कठिनाई होती, वाक्य बोलने में कैसी अशुद्धता रहती या समय ज़्यादा लगता। वो इस प्रकार से, सपोज ये 5 लोग हैं और इन 5 लोगों के कुछ ना कुछ नाम है, जैसे मोहन, सोहन, श्याम, सुंदर, इस प्रकार के नाम हैं इनके। अगर ये शब्द नहीं होता, ये क्या है? सर्वनाम। अगर सर्वनाम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता? इन सभी के नाम लेने पड़ते, इन सभी के नाम लेने पड़ते और बाद में बोलना पड़ता कि इधर आओ। तो यहाँ पर क्या रहता है कि वाक्य भी बहुत बड़ा बन रहा, और वाक्य के साथ साथ जो हमने मेन बात बोलनी है, उनको बुलाना है, वो तो बहुत देर बाद आ रहा है, उसका नंबर तो बहुत देर बाद आ रहा है ना, जो हमने मेन बात बोलनी है। लेकिन जब यहाँ पर सर्वनाम रहते हैं और सर्वनाम पर क्या देखा जाता है कि सभी संज्ञा इस प्रकार से, यहाँ पर संज्ञा इस वाक्य में कितनी है? सपोज 5 है और इन 5 के जगह केवल आप शब्द से ही काम चलता है, उसी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। तो सर्वनाम की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। बहुत बड़ी भूमिका ये रहती है कि एक तो समय बचता है, और जितनी संज्ञा रहती है उन संज्ञा का में बारी बारी से नाम लेना पड़ता। तो बारी बारी से नाम न लेने के बजाय केवल एक शब्द का प्रयोग होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। कल वाले टॉपिक पर हमने संज्ञा पढ़ी थी। अगर किसी ने कल वाला टॉपिक नहीं देखा तो पहले आप वो टॉपिक जरूर देखें, क्योंकि उस टॉपिक के ठीक बाद आपको सर्वनाम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम 11 कौन कौन से हैं, उन सभी को जानेंगे। और उन 11 के बाद हमने ये देखना है कि जो सर्वनाम के भेद हैं, इन भेद के अंतर्गत किन किन सर्वनाम को रखा गया है। और जब एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं कभी, अभी जो पिछला फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था अभी 14 तारीख को, उस एग्जाम में भी सर्वनाम को लेकर एक क्वेश्चन बना था। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत स्पष्ट करेंगे कि किस वेद के अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं और सर्वनाम को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। और साथ साथ ये देखना है कि सर्वनाम से
किसी भी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर सर्वनाम की कुल की बात करें तो सर्वनाम कुल कितने रहते हैं, 11 रहते हैं। लेकिन इस 11 और 6 पे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि 11 सर्वनाम की संख्या है, ठीक है, और जो 6 है ये सर्वनाम के क्या हैं, भेद हैं। और 11 कौन कौन से, जिनमें से आपका मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी के सभी रहते हैं। और इन सभी सर्वनामों को विभाजित किया गया है वो किसके आधार पर, यानी जो ये भेद हैं, इन भेदों में दो दो तीन तीन सर्वनाम रखे हैं और उन सभी सर्वनामों को स्पष्ट करना है कि ये जो सभी सर्वनाम है ये इनके अंतर्गत कैसे कैसे रखे हैं। जब एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे तो हमें किस प्रकार से, किस आधार पर इसमें जवाब देने होते हैं, ये देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम पे अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि इसके कितने भेद हैं, तब आप ध्यान रखना पुरुषवाचक के भेद कितने हैं, 3 हैं, जिनमें से पहला होगा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा रहेगा अन्य पुरुषवाचक। पहला तो हमने इसके अंतर्गत ये समझना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक का अपने आप में अर्थ क्या रहता है। तो यहाँ पर हेडिंग पे क्या लिखा है, पुरुष, ठीक है। तो पुरुष का मतलब हम किसी आदमी या लड़के से नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके अंतर्गत जितने भी शब्द, जितने भी सर्वनाम प्रयोग में लाए जाएंगे वो दोनों के बदले होंगे। दोनों किन के बदले, पुरुष और स्त्री दोनों के बदले होंगे। तो यहाँ पर पुरुषवाचक का तात्पर्य केवल लड़के और आदमी से नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं। और इनके जो वेद हैं, जैसे इनके टाइप्स हैं, इनके टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। अगर किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप क्या जवाब रहेगा आपका कि इनके पुरुषवाचक के कितने भेद रहते हैं, 3 भेद रहते हैं, जिनके अंतर्गत हमने पहले कौन सा पढ़ना है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार के सर्वनाम आते हैं, जैसे मैं, हम, हमने, मैंने, मेरा, हमारा, मैं, इस प्रकार के जितने भी सर्वनाम है ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे आप ध्यान रखेंगे तू, तूने, तुमको, तेरा, आप, आपको, आपने, इस प्रकार के और भी हैं, ठीक है। और अन्य में किस प्रकार के आएंगे, जैसे वह, यह, वे, ये, उस, उसे, उन, उन्हें, उसका, उसने, इस प्रकार के शब्द आएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन याद कैसे करना, मेन समस्या इसके अंतर्गत ये रहती है। तो आप क्या करेंगे, 2 मिनट केवल समझने के लिए देंगे और उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। केवल इस तरीके से आपको समझना है। अगर हम इसकी बात करें, उत्तम पुरुषवाचक की बात करें, तो इसमें क्या रहता है कि जब कोई इंटरव्यू देने जाता है, आपने देखे होंगे ऐसे वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे, नहीं तो किसी ने इंटरव्यू भी दिए होंगे। अगर इंटरव्यू देने जाते हैं हम, तो क्या होता है वहाँ पर हम अपना नाम लिए बिना जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय कराते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, अपना नाम तो हर सेंटेंस के बाद नहीं लेते, लेकिन जिन भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जिन भी शब्द का अपने नाम की जगहों पे प्रयोग करते हैं, वो सभी ये वाले शब्द रहते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा ये है, जब हम किसी दूसरे से परिचित होते हैं या अपना परिचय दूसरे को देते हैं, तब हम अपना नाम नहीं लेते बार बार, और ये सामान्य रूप से ऐसा होता है, ठीक है। और उस नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को क्या बोला जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसलिए सर्वनाम की हेडिंग ही ऐसी है कि संज्ञाओं के बदले आता है, और हमारा नाम क्या रहता है, हमारी नाम एक संज्ञा है, और हमारी संज्ञा के बदले या संज्ञा के बदले जो भूमिका निभाएगा उसको क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। लेकिन उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत वो किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या अपना परिचय देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जहां हमें अपना नाम लेना होता है, उस नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अब उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या रहता है कि एक इंटरव्यू देने वाला होगा और एक इंटरव्यू लेने वाला होगा। जो इंटरव्यू लेगा किसी की, ठीक है, तो उस समय जब वो उससे बात करेगा और उससे बात करते समय अगर वो उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, सपोज ये ए व्यक्ति किसका इंटरव्यू ले रहा है, बी व्यक्ति का, ठीक है, और ए व्यक्ति क्या है, इसका नाम बार बार नहीं ले रहा, और
उसके नाम के जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या बोला जाता है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। नहीं तो आप दूसरा इस तरीके से देखेंगे कि दो लड़के हैं, ठीक है, सपोज एक मैं हूं और एक मेरे सामने कोई और लड़का है, और जब मैं उससे कोई बातचीत कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, तो मैं उसका हर सेंटेंस के बाद नाम नहीं लेता, ठीक है। और जब उसके नाम लेना होता है, उसके नाम के जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या बोला जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तूने, तुमको, तेरा, इस प्रकार। जैसे तू कल गया था, या तूने वो काम करा था, या तुमने उस विषय को पढ़ा। जैसे इस प्रकार की, तेरा गांव कहां पड़ता है, इस प्रकार की जितनी भी हम वार्तालाप करते हैं अपने दोस्त के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, उस समय हम उनका नाम नहीं लेते, बल्कि उसके नाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है उन शब्दों को क्या बोला जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद रहता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या रहता है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में कर रहे हैं, तो उस समय जब हम तीसरे के बारे में बातचीत करते हैं और उसके नाम के जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको क्या बोला जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या, मैं स्वयं के लिए, ठीक है, ये सभी के सभी जितने भी सर्वनाम होंगे ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होंगे, और दूसरे में किसके लिए होंगे, जो हमारे ठीक सामने व्यक्ति है उसके लिए होंगे, और तीसरे में किसके लिए होंगे, जो हमारे सामने नहीं है बल्कि जिसके बारे में हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं निश्चय और अनिश्चय, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, जैसे यह हो गया, वह हो गया। और अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे कुछ हो गया और कोई हो गया। पहले तो इन दोनों का हमने समझना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार के रहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं। इन सर्वनामों का अगर किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो उस वाक्य से हमें किस प्रकार की अनुभूति होगी, यानी कैसी जानकारी मिलेगी। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिसमें होगा तो उससे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलेगी। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम से हमें निश्चितता प्राप्त होती है, यानी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अनिश्चयवाचक से हमें क्या रहता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती उस समय जिस समय इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे अगर यह की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार, जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, मेरी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपसे एग्जाम में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपका ये वाक्य बना है तो इस वाक्य में कभी तो इस प्रकार का संपूर्ण वाक्य होगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो यह और वह है, इन दोनों सर्वनाम का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है, निश्चयवाचक के अंतर्गत होगा। जहां आपको ये दिख जाए कि यह पुस्तक मेरी है, निम्न वाक्य में जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वो किसके अंतर्गत आता है, तब आप ध्यान रखना निश्चयवाचक के अंतर्गत। नहीं तो आपको डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है कि वह सर्वनाम है, और सीधा आपको ऑप्शन दिया जाएगा जैसे निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। सीधा सा मतलब यहां से ये हुआ कि जो वह है, वह सर्वनाम है, इससे हमें निश्चयात्मकता का बोध होता है, या प्रश्न पूछने का बोध होता है, या ये संबंध दर्शाता है, या अनिश्चयात्मकता का बोध होता है। तो आपको इसके अंतर्गत ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन दोनों से जितने भी वाक्य बनेंगे उनसे हमें किसी चीज का निश्चित होने का बोध होगा, ठीक है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ठीक इसका विपरीत होगा। और अनिश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, जैसे कुछ और कोई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये, जैसे दरवाजे में कोई है, ठीक है। तो आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, दरवाजे में कोई है और इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वाक्य में सर्वनाम तो कोई है, और ऑप्शन भी आपको ये मिलेंगे, जैसे कभी
निश्चयवाचक मिलेगा या अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो इन चार में से आपको फिर ये ध्यान रखना है कि इस कोई से हमें, यानी दरवाजे में कोई भी हो सकता है, हमें निश्चित नहीं हो रहा कौन है। जब अनिश्चित हो रहा तो आप समझ जाना वो किसके अंतर्गत हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे आपकी जेब में कुछ है, तो जेब में क्या है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं। जब पता नहीं, अनिश्चित है उस चीज से, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चितवाचक के अंतर्गत। तो आपसे कभी तो डायरेक्ट इन सर्वनाम को उठा देगा, और कभी क्या होता है कि इन सर्वनाम का इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया हुआ देखने को मिलता है। तो प्रश्न कैसे ही बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट शब्द उठा देगा और डायरेक्ट शब्द में पूछा जाएगा कि ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और कभी क्या रहता है कि उस सर्वनाम का किसी वाक्य में प्रयोग होगा, लेकिन फिर बल बात में उसी सर्वनाम के ही ऊपर डालेगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, आपको लगेगा कि इस वाक्य में पूछ रहा है, बल्कि वाक्य में नहीं पूछता, उसके बावजूद भी पूछा किस में जाता है, इसी में पूछा जाता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जाता है। और कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यह सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है, या यह सर्वनाम आपका निश्चित वाचक है या अनिश्चित वाचक या निजवाचक या प्रश्नवाचक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों को समझना है, याद नहीं रखना, याद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से हमें पढ़ना है, देखिए चौथा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या रहता है, आप रहता है। लेकिन इस आप से या इस आप सर्वनाम से दो प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, और यहीं से ये थोड़ा सा जटिल बन जाता है पढ़ने के लिए। वो इसलिए, अगर आप शब्द का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में करते हैं तो क्या होता है, वो किसका बन जाता है, पुरुषवाचक का बन जाएगा। अगर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के संदर्भ में करेंगे तो ये किसका बन जाएगा, आपका निजवाचक बन जाएगा। वो इस प्रकार से, जैसे सपोज आप कहां जा रहे हो, ठीक है। तो इस आप का प्रयोग हुआ है, यानी नीच का अर्थ क्या रहता है, नीच का अर्थ होता है आप या अपना स्वयं का निजित्व का, यानी प्राइवेट संस्था जैसे निजी होती है तो किसकी रहती है, किसी व्यक्तिगत की रहती है। तो इसी प्रकार से नीच का जो अर्थ है वो आप है, यानी अपने के लिए बोला जा रहा है, खुद के स्वयं के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इस आप का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि कर्ता के रूप में हो रहा है, तो वो वाक्य किसका बन जाएगा, पुरुषवाचक का। वो इस प्रकार से, जैसे आप कहां जा रहे हो, तो हमने पुरुषवाचक पे क्या समझा था कि इस आप का प्रयोग किस में होता है, आपका मध्यम पुरुषवाचक में। जैसे मैं, मेरा, मेरे लिए, ये इस प्रकार के जितने शब्द हैं ये स्वयं के लिए होते हैं, और हमारे ठीक सामने कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसकी नाम की जगह वो सब क्या थे, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसी मध्यम पुरुष में आपका एक ये शब्द भी था आप। जैसे आप, मैं दूसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, जब मेरे सामने आप, आपका, तू, तूने, इस प्रकार के, तो ये जो आप शब्द हैं ये पुरुषवाचक का भेद है या पुरुषवाचक का सर्वनाम है। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है, अगर ये आप, इसका जो प्रयोग हुआ है अभी किसके रूप में हुआ है, कर्ता के रूप में, ठीक है, कर्ता के रूप में हुआ है, तब ये जो शब्द हैं या ये पूरा वाक्य ही ये किसका होता है, पुरुषवाचक होगा। लेकिन अगर इस आप का प्रयोग स्वयं के संदर्भ में होगा, जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो आप जानते हैं कि ये जो अभी प्रयोग हुआ है ये किसके संदर्भ में हुआ है, स्वयं के संदर्भ में। और जब कोई वाक्य ऐसा बने तो वो क्या कहलाएगा, आपका निजवाचक कहलाएगा। यहां पर ये बात आप विशेषकर ध्यान रखना, नहीं तो अधिकतर लोग संदेह में रहते हैं कि यहां पर आप शब्द तो हमने किस में पढ़ा था, पुरुषवाचक के मध्यम में पढ़ा था, लेकिन इस आप का प्रयोग निज में क्यों हुआ। लेकिन अलग अलग परिस्थितियां, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो निजवाचक है, निजवाचक का शाब्दिक अर्थ ही क्या रहता है, आप रहता है। और इस आप का प्रयोग दो संदर्भ में रहता है, एक कर्ता के संदर्भ में रहेगा, एक स्वयं के संदर्भ में रहेगा। अगर स्वयं के संदर्भ में रहेगा तब इस आप शब्द से जो भी वाक्य बनेगा वो निजवाचक का बनेगा। अगर इस आप का प्रयोग कर्ता के संदर्भ में रहेगा तब इस आप से जितने भी वाक्य बनेंगे वो किसके बनेंगे, आपके पुरुषवाचक के बनेंगे। तो दो परिस्थितियां ध्यान रखनी है, अगर स्वयं के संदर्भ में, निजित्व के संदर्भ में है
तो निजवाचक बनेगा, किसी दूसरे के संदर्भ में है या कर्ता के संदर्भ में है तो क्या बनेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अब है लास्ट 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम पे आप ध्यान रखना, जैसे जो और सो। ठीक है, ये दो सर्वनाम रहते हैं जो संबंध को दर्शाते हैं या जो दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध का मतलब आप सभी संबंध में ऐसा कुछ नहीं है, जटिल नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, केवल इन दो शब्दों को ध्यान रखना। लेकिन इन दो शब्दों का या तो आपको वाक्यों में प्रयोग किया हुआ मिलेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है अभी। फिर आपको विकल्प पूछेगा कि ये जो है ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है या निजवाचक के अंतर्गत आता है या पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है या अनिश्चय के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है जो और सो से केवल संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है। आपका जवाब भी क्या रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। और वो इस प्रकार से, जैसे या तो इनका कभी वाक्य में प्रयोग होगा तो किस प्रकार से, जैसे जो अभी सो रहा है वह कौन है। ठीक है, वह कौन है, तो इस वाक्य में आप थोड़ा सावधानी से करना है। जैसे इस प्रकार के कोई वाक्य रहते हैं, आपको पता है ये जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी सो रहा है वह कौन है, कौन का मतलब उसके बाद हमें बोलना पड़ेगा मेरा भाई है या उसका भाई है। यहाँ पर क्या रहता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। आपको एक तो स्पष्ट रूप से ये भी दिख जाएगा कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संबंधवाचक के अंतर्गत। लेकिन कभी ऐसे वाक्य बने और उस वाक्य में केवल गुमराह किया जाता है, जैसे जो अभी सो रहा है वह कौन है, तो हमें कुछ उत्तर तो देना पड़ेगा। या तो हम उत्तर ये देंगे कि मेरा भाई है या उसका भाई है, तो हम उसके बाद जो उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर में संबंध का भाव दिखेगा, संबंध का भाव दर्शाया जाएगा। और इस प्रकार के सभी वाक्य क्या रहते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम रहते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो आप आसानी से ये ध्यान रखना कि इस पे जो का प्रयोग हुआ है, तो जो पे आप सभी जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम है। और कभी आपको डायरेक्ट ये पूछ दिया जाएगा कि सो किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है या पुरुषवाचक है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि जो सो सर्वनाम है ये किस प्रकार का है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब लास्ट हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं ये देखते हैं। देखिए अब अंतिम का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, जब इस प्रकार का किसी वाक्य में भाव नजर आता है उसे क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो क्या हो गया, ठीक है, कौन, और एक हो गया क्यों। ये सभी क्या रहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहते हैं। और इनका या तो किसी वाक्य में प्रयोग किया हुआ देखने को मिलेगा और या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है या ये सर्वनाम किसका है। जैसे ये पूछा जाएगा, जैसे सपोज तुम क्या क्या देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो तुम है ये किसके लिए प्रयोग, ये सर्वनाम किसका है, आपको ध्यान होगा निजवाचक के मध्यम का है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, और ये जो क्या है ये किसका है, आपका प्रश्नवाचक है। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी है कि दो सर्वनाम भी रहते हैं एक ही वाक्य में, उस समय उन सब परिस्थितियों से कैसे बचना है। तो ये जो पूरा वाक्य, इस पूरे वाक्य में आपको जानना है। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा तुम क्या देख रहे हो, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि प्रश्नवाचक है। अगर वाक्य में सीधा ये पूछा जाता है कि तुम क्या देख रहे हो, निम्न वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, उस समय किसी सर्वनाम को अंडरलाइन नहीं किया, बल्कि पूरे वाक्य में तुमने खुद ही छांटना है कि इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तब आप ध्यान रखना कि जो ये वाक्य, इस वाक्य में किस प्रकार के भाव में पूछा गया है, इस वाक्य को किस संदर्भ में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना ये किसके संदर्भ में पूछा गया है, प्रश्न के संदर्भ में। और जब प्रश्न के संदर्भ में पूछा जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें कभी इस प्रकार का
सर्वनाम का प्रयोग भी हो सकता है और कभी इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे वह कौन है, तो हम किसी आदमी से पूछ रहे हैं ना हमारे सामने, और कोई एक दूसरा है और मैं सामने वाले को पूछ रहा हूं कि वह कौन है, तो उस सामने वाले से मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। ये जो पूरा वाक्य है ये प्रश्न पूछने के भाव में है, और जब प्रश्न पूछने के भाव में कोई वाक्य हो तो वो आप निसंदेह उसका जवाब दे सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है अभी इस वाक्य में। नहीं तो कभी क्या रहता है कि अंडरलाइन करेगा कि जो ये कौन है, अगर इसका किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो ये अंडरलाइन किया जाएगा कि इस वाक्य में जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो किसके अंतर्गत आता है, तब आपका ऑप्शन इनमें से बनेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। हमने क्या समझा था कि सर्वनाम पे हमने जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो सर्वनाम पे देखा कि सर्वनाम केवल संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होते हैं। कितनी भी संज्ञा हो सकती है, 10 संज्ञा, 20 संज्ञा, 1000 संज्ञा, उन सभी के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा समय बचता है और वाक्य अच्छा बनता है। फिर हमने देखा कि सर्वनाम के भेद कितने रहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, जिनमें से जो पहला सर्वनाम है, ठीक है, वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके कितने भेद रहते हैं, 3 रहते हैं, मध्यम, उत्तम रहेगा आपका, और अन्य रहेगा। ठीक है, ये 3 रहेंगे। फिर हमने ये जाना था सर्वनाम के अंतर्गत कि सर्वनाम हिंदी में कुल कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में आपका जवाब रहेगा 11। प्रश्न इस पे भी बन सकता है कि सर्वनाम कुल कितने रहते हैं। हम सर्वनाम तो पढ़ रहे हैं लेकिन होते कितने, उनकी संख्या कुल कितनी होती है, तब आप ध्यान रखना सर्वनाम कुल कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं। ठीक है, जिनमें से हमने बारी बारी से इन सभी को पढ़ा और इन सभी को समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चैनल पे नया है, पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।